Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of transport of respiratory gases. Because हमने चैप्टर 13 स्टार्ट किया हुआ था सरगोदा बोर्ड की बायोलॉजी से यानी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से, और हम रेस्पिरेशन के चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसमें हमने रेस्पिरेशन की पहले तो हमने कुछ कैटेगरीज देखी हैं। उसके बाद हमने जो है रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल के अंदर देखी, और फिर फाइनली हमने ये डिस्कशन किया है कि रेस्पिरेशन जो होती है वो किस तरह से होती है डिफरेंट एनिमल्स में और इसके अलावा ह्यूमंस में। आज हमने ये देखना है कि वो रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट होती कैसे हैं। यानी हमने ये तो कह दिया कि ब्लड की तो ट्रांसपोर्ट होती है, अब वही हमने पढ़नी है कि किस तरह से। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल यू मे सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू वुड गेट द लेटेस्ट लेक्चर्स रिगार्डिंग द टॉपिक्स एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ट्रांसपोर्ट हमें अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन की इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज या एक्सचेंज को इन द एल्वेलायर कैपिलरीज हम ये नाम देते हैं कि यह ट्रांसपोर्ट है। तीन बातों का पता होना हमें ज़रूरी है, यानी बिफोर स्टार्टिंग द मैकेनिज्म हमें तीन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि जो डिफ्यूजन होती है ऑक्सीजन की वो इनसाइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मतलब गैसेस एक्सचेंज होती है, बेसिकली ये गैसेस एक्सचेंज होती है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस से। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा है कि दो एरियाज़ है जहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, एयर के अंदर, और यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा ब्लड में। तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन जहाँ पे अंदर आ जाएगी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ था? ये पार्शियल प्रेशर या कंसनट्रेशन डिफरेंस की वजह से जो है ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये बेसिकली एल्वियोलर के रिच कैपिलरीज़ के अंदर होती है, क्योंकि वहाँ पे कैपिलरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे आसानी से जो है होती है। और इसके अलावा जो एल्वियोलाई यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया होता है। तीसरी बात ये है कि ब्लड जो लंग्स के अंदर होता है वो एल्वियोलर एयर से सेपरेट होता है बाय एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन। यानी कि अगर आप बात करते हैं लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है कि एल्वियोलाई का जो है एक कम्बिनेशन है या मैस है एल्वियोलाई का, इसके अंदर जो है ना ये मौजूद होता है। ठीक है, तो हमने ये कहा है कि ये जो ब्लड इनके अंदर मौजूद है और ये जो हवा इनको ऊपर से लग रही है, इसमें यही आपको ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, यानी ये चीज़ कि यहाँ ब्लड है अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, क्योंकि कैपिलरी यहाँ से गुजर रही है और यहाँ पे अगर बाहर का एरिया है तो एक थिन मेम्ब्रेन है जिनको सेपरेट कर रही है। सो ये जस्ट रीडिंग मटेरियल है, इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि गैसेस एक्सचेंज तब पॉसिबल होगी जब डिफरेंस इन कंसनट्रेशन होगी। दूसरी बात एल्वियोलर के अक्रॉस हो रही, तीसरी बात थिन मेम्ब्रेन है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। अच्छा, यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है ये सिर्फ एमसीक्यूज़ के हवाले से, ये जस्ट आपने समझना है। इसमें एज सच कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है जी। उसके बाद फैक्टर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम इसी तरह से इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर अगर आप रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करते हैं दैट इज़ हीमोग्लोबिन, ठीक है, कि वो हीमोग्लोबिन होती है। और हीमोग्लोबिन कहाँ पे मौजूद होती है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज़ के अंदर। हीमोग्लोबिन जो है इसके पास बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो रियडली यानी बहुत आसानी से कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ। चलें जी, ऑक्सीजन के साथ इसने कंबाइन कर लिया तो ब्राइट रेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गई। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब जाती है जो है टिश्यू एरिया में, और यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, यानी ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन भी कम है, उसका प्रेशर भी कम है, तो फिर ये क्या करती है कि ये अनस्टेबल हो जाती है, और अनस्टेबल होने की वजह से ये फ़ौरन से स्प्लिट कर जाएगी, ऑक्सीजन को वहाँ पर रिलीज़ कर देगी और ख़ुद वहाँ से सेपरेट हो जाएगी। इस रिएक्शन को करवाता है एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज फैसिलिटेट करवाएगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज लंग्स के अंदर इन दोनों को कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू में जाएगी, अब वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम है और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन भी कम है, तो वहाँ पर जो है ये इसको डिसोसिएट करवा के अगेन ये रिएक्शन करवा देगा। दैट्स वाई यहाँ पे रिवर्सिबल एरो है, यानी कि ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। फिर हम आते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होती है ये अब्ज़ॉर्ब करती है मैक्सिमम ऑक्सीजन को एट सी लेवल, यानी सी लेवल पर ये मैक्सिमम ऑक्सीजन को अब्ज़ॉर्ब कर सकती है। और कितना, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 100 ml अगर आपका ब्लड है, यानी एट्रियल ब्लड है, जो फ्रेश ब्लड है 100 ml है, उसमें 20 ml जो है ऑक्सीजन मौजूद होगी। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की जब ये फुली ऑक्सीजनेटेड या फुली सेचुरेटेड होती है ऑक्सीजन से। अंडर नॉर्मल कंडीशन जो एल्वियोलाई के अंदर जो ब्लड होता है ना वो कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, लेकिन जब ऑक्सीजन की टेंशन जो होती है ये 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होती है, तो तब जो है आप कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो 98% सेचुरेटेड है, यानी कि 19.6 ml या 20 ml जो है
ये मौजूद होती है ब्लड के अंदर। इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो है कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड होगी जब 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक प्रेशर पड़ेगा, और ये तब होता है जब लंग्स के अंदर। हम ये क्यों बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये लंग्स का चैम्बर है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ तब आ सकती है जब लंग्स के अंदर जो है प्रेशर जो है, बाहर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम और अंदर प्रेशर कम हो। यानी बाहर क्या है कि प्रेशर अगर 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और लंग्स में क्या है 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, तो ऑब्वियसली गैस हाई से लो प्रेशर की तरफ आती है, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ जाएगी, और लंग्स में जब वो गैसेस एक्सचेंज करेगी तो 98% हीमोग्लोबिन इसको पिक करेगी। और वो कितनी अमाउंट है? तकरीबन 100 ml में 20 जो है या 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह से लार्ज क्वांटिटी जो होती है ये लेकर जाती है। लेकिन टिश्यूज़ में क्या होता है कि ऑपोजिट होती है। टिश्यूज़ में जो टेंशन है ना ऑक्सीजन की, वो बहुत कम होती है। इस वजह से ये डिसोसिएट होती है रैपिडली और ऑक्सीजन को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देती है। और यही बात उन्होंने बताया है कि अगर आप एक स्कूबा डाइवर को देखते हैं, यानी वो जो डीप सी डाइवर होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, स्कूबा डाइवर जो होते हैं, उन्होंने डीप सी के अंदर जाना है, यानी सी में, ओशन में बहुत नीचे तक जाना है, और उनकी बॉडी के ऊपर एक प्रेशर पड़ा होता है जिससे उनके लंग्स एक्सपेंड कर सकते हैं। सो इस वजह से वो प्रेशराइज्ड एयर अपने उसके अंदर लेके जाते हैं, यानी ख़ास प्रेशर के साथ एयर उनके पास होनी चाहिए ताकि वो जो है आसानी से जो एयर है वो अपने लंग्स के अंदर लेके जा सकें, इनहेल कर सकें। ठीक है जी, ये एक टॉपिक है जो आपने जस्ट एमसीक्यू के लिए करना है। आपने यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि हीमोग्लोबिन बहुत आसानी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है। ठीक है, जब वो कंबाइन करेगी तो वो क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। और ये कहाँ पे होता है? और ये चीज़ होती है लंग्स के अंदर। ठीक है, जब वो टिश्यू एरिया पर पहुँचेगी, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन और प्रेशर वहाँ पे कम है, उसको रिलीज़ कर देगी। और ये रिएक्शन करवाता कौन है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो आरबीसी के अपने अंदर मौजूद है। लंग्स में जो है ये रिएक्शन होगा फॉरवर्ड वाला, कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी टिश्यू तक। टिश्यू में जाके रिवर्स वाला रिएक्शन होगा कि ये दोबारा टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन वापस आ जाएगी और ऑक्सीजन वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर देगी। अब हमने लेवल पूछा है कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल है, तो हमने कहा है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आप बात करते हैं कि हवा के अंदर जो प्रेशर, ये लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स हैं, और हमने कहा है कि अगर एयर के अंदर 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और प्रेशर, और यहाँ पे क्या है कि 100 ml है, तो एयर आसानी से अंदर आ जाएगी, और जब अंदर आएगी तो डेफिनेटली ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। सो हमने ये कहा है कि अगर आप 100 ml की बात करें हैं तो यहाँ पे 20/100 की रेशियो है कि 20 ml होगा या 19.6 ml होगा। ठीक है, और जैसे ये टिश्यू में पहुँचेगा, अगर वहाँ पर 60 ml से कम का प्रेशर है, तो 60 ml से कम के प्रेशर पर ऑक्सीजन जो है ये हीमोग्लोबिन की जो है रिलीज़ कर देगी और टिश्यू को दे देगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि स्कूबा डाइवर ने, क्योंकि बहुत नीचे तक जाना होता है ओशन में, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो हवा उनके लंग्स में नहीं जाती है, अंदर एंटर नहीं हो पाती है। दैट्स वाई वो प्रेशराइज एयर लेके जाते हैं ताकि आसानी से उनके लंग्स में जाए और वो इन्हेलेशन कर सकें, यानी उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए डाइविंग के दौरान। ये आपने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है और इसको अच्छी तरह से समझ लेना है इन चीज़ों को, ताकि अगर कोई एमसीक्यू आए तो आपने अटेम्प्ट कर लेना है। सो इसमें हम बात करते हैं कि 3 तरह के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सारी वर्किंग को, यानी ऑक्सीजन की वर्किंग को या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को। पहली चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और प्रेशर हम देख लेते हैं, सॉरी पीएच। देखिए, आपने ये चीज़ समझनी है कि जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होता है ना कम होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब कम होगा तो उससे क्या है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी। समझ आई है? यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा, तो लेवल कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जो है कंबाइन करेगी। जब कंबाइन करेगी तो इससे क्या हो जाएगा कि ये आसानी से जाके जो है ना, हम कहते हैं कि ब्लड के अंदर, एक मिनट, असा यहाँ के भी अगर थी, ये हो रही थी लंग्स के अंदर, यानी लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड कम थी ना, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी, तो हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा तो उसके साथ कंबाइन करेगी और टिश्यू तक इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इससे हमें ये चीज़ पता चलती है, यानी कि मैं अगेन रिवाइज कर देती हूँ कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन कंबाइन करेगी ऑक्सीजन के साथ, ये सिचुएशन लंग्स में है, और फिर उसको लेकर जाएगी टिश्यू तक। वहाँ पे जहाँ
टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस रेशो को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के साथ। ठीक है, फिर यानी हम ये बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इंक्रीज़ करेगी तो ज़ाहिर है ऑक्सीजन की टेंशन डिक्रीज़ हो जाएगी और इसकी कैपेसिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उसको वो होल्ड नहीं करेगी और रिलीज़ कर देगी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम कहते हैं कि सरफेस टेंशन जो होती है जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी बॉडी टिश्यू के अंदर, तो ऑक्सीजन को रिलीज़ करने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। यही बात हमने की अभी। ठीक है, फिर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाएगी क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, देखिए हम ये बात करते हैं कि जैसे जैसे जो होता है ना टेम्परेचर करता है इंक्रीज़, तो जितनी भी गैसेस होती हैं लाइक ऑक्सीजन है फॉर एग्जांपल, तो इनकी वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाती है। जब हाई टेम्परेचर होगा ज़ाहिर है गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्ट मूव करेगी तो वो कभी भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करेगी हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, या हम कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको गर्मी होना शुरू हो जाती है लेकिन आपका सांस फूल रहा होता है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँच रही होती, आपके लंग्स तक या रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, लेकिन मस्कुलर एक्टिविटी या टेम्परेचर की वजह से आपकी बॉडी हीट अप हो रही होती है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर लो होगा ऑक्सीजन आसानी से जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी और ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये भी हम कहते हैं कि टेम्परेचर का भी इन्वर्स रिलेशनशिप होता है ऑक्सीजन के साथ, कि अगर टेम्परेचर हाई है तो इनकी ऑक्सीजन की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, ये बाइंड नहीं करेगी हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा ये आसानी से बाइंड कर सकती है और ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। ठीक है जी, फिर हम आ जाते हैं पीएच के ऊपर। हम ये कहते हैं कि पीएच भी अफेक्ट करता है इस तरह से कि अगर पीएच जो है ना, ये हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन को ऐसे अफेक्ट करेगी कि अगर पीएच डाउन होगी, ठीक है, यानी एसिडिक हो जाएगी, तो फिर हीमोग्लोबिन की एक्टिविटी भी डाउन हो जाएगी। इसका रीज़न ये है कि जब पीएच डिक्रीज़ होती है यानी एसिडिक होगी तब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। हाइड्रोजन आयन जो है ना हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ कंबाइन कर लेगा और ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। रिजल्टेंटली जो है हम क्या कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, हमने ये कहा है कि हीमोग्लोबिन जो होती है अगर पीएच बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी बजाय कि वो हाइड्रोजन के साथ उसकी बजाय कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें, हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन चेन है वो एच पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करती है। तो अगर पीएच कम है, एसिडिक हो रही है, तो हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी और ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन अगर पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब है ये सिचुएशन नहीं है, हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसको ट्रैवल करवा के ले जाएगी। सो हम ये बात कर रहे हैं कि जो पीएच है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ऑक्सीजन के साथ, कि पीएच जो है अगर कम होगी तो ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकती। ठीक है, और अगर पीएच ज़्यादा होगी तो जो है ऑक्सीजन आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। यहाँ से आपको जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, गिव द व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी। वट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, पहली बात। या फिर यूँ भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इंडिविजुअली भी कि हाउ पीएच चेंज अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या यूँ भी आ सकता है हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेम्परेचर अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सो ये आपने लाजमी करना है। फिर हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, यानी हमने कहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज ना, तो ऑक्सीजन देख ली, अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना ये ज़्यादा सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, यानी ये आसानी से टिश्यू में कहीं भी डिज़ोल्व कर जाती है, इसकी कंसंट्रेशन का मसला नहीं है क्योंकि ये तो होती ज़्यादा क्वांटिटी में है ना, तो इसको क्या मसला होना है। सो बॉडी टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू और बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो है ना ये ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैन ऑक्सीजन एज अ रेगुलेटर ऑफ एल्वोलायर वेंटिलेशन, क्योंकि ज़ाहिर है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्टेंट वहाँ पर ज़्यादा होगा और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्टेंट वहाँ पर ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर जो होगा ना ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा सो तभी इतनी ज़रूरत पड़ेगी कि ऑक्सीजन को इनहेल किया जाए। यानी अगर वहाँ पे हमने कहा है कि पार्शियल प्रेशर जो होगा लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का कम होगा तभी ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी और वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है।
खैर हम ये कह रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है कि 20% तो कार्बोक्सीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। लेकिन तब आपने याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन की अमीनो एसिड चेन के साथ रिएक्शन करेगी। यानी ऑक्सीजन तो आयरन के साथ बॉन्ड करती है ना, जो सेंट्रल एलिमेंट है दरमियान में होता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये अमीनो एसिड जो होती है ना, इसकी साइड चेन, हीमोग्लोबिन की साइड चेन के अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। दूसरी बात, 5% जो है वो कैपिलरीज के थ्रू चली जाएगी, 5% जो है वो पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट कर देंगे, हो गया। और ये मिलकर तकरीबन बनती है 30%। फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है 70% वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है टिश्यू फ्लूइड से कैपिलरीज के अंदर, ठीक है, तो टिश्यू में हुआ क्या था कि जैसे ही ये टिश्यू से कैपिलरी की तरफ जा रही थी तो उस टाइम ये वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड बना देती है एनहाइड्रेज की मदद से, ठीक है। कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल है, ये फ़ौरन स्प्लिट कर जाता है, इनकम्प्लीट स्प्लिटिंग करके H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव आइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब देखें, अगर हमने ये चीज़ कही है कि ये हाईली अनस्टेबल है और इनकम्प्लीट, याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट जो है ना, आयनाइजेशन या स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है कि वो आयनिक फॉर्म में रिलीज़ हो। अब ये खुद न्यूट्रल था, ठीक है, लेकिन जब इनकम्प्लीट इसने स्प्लिटिंग या आयनाइजेशन किए तो ये आइंस की फॉर्म में ज़ाहिर है रिलीज़ हो गया। तो होता क्या है कि ये फ़ौरन आयन की फॉर्म में आ जाता है और इसी हालत में जो है ये कैपिलरी में ब्लड में होता हुआ लंग्स तक चला जाता है। जैसे ये लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स में दोबारा से ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बन जाता है और फिर उसके बाद ये कंप्लीट डिसोसिएशन करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाटर जो है ये एल्वेओलर सैक को मॉइस्चराइज कर देते हैं ताकि आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सके, और ऑक्सीजन जो है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दी जाती है। मैं अगेन रिवाइज कर देती हूँ। हमने ये कहा है कि ये रिएक्शन तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से, सॉरी, टिश्यू से जाती है लंग्स की तरफ। होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यू से जा रही होती है कैपिलरी में, तब वो जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड जब ब्लड में एंटर होता है तो ये हाईली अनस्टेबल क्योंकि है, तो इस वजह से ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करके आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी फॉर्म में ये ट्रैवल होता हुआ जाता है लंग्स की तरफ, लंग्स में जाके अगेन ये रिएक्शन करता है और कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड में से जब कंप्लीट डिसोसिएशन होगी तो वाटर जो है लंग्स की एल्वेओलर मेम्ब्रेन को मॉइस्चराइज कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो जाती है रेस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट थी। यहाँ से जो आपको क्वेश्चन आता है ये आप आएगा, गिव डिफरेंट मीन्स बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी। गिव डिफरेंट मीन्स बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी। या आपको यूँ आ सकता है, गिव एनी 3 वेज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड। या यूँ भी आ सकता है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। और अगर ये आए ना, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, या सॉरी, हाँ सही है, ये सारा आएगा, तो फिर आपने जो है ना पूरे का पूरा लिखना है, क्योंकि ये फिर किसी लॉन्ग के पार्ट के तौर पे आएगा, 3 नंबर का या 2 नंबर का, इस तरह से, ठीक है। या ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आइन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे सवाल हैं यानी, तो ये आपने अच्छे से नोट कर लेने हैं। दैट वाज अबाउट द मेन ट्रांसपोर्ट। अब हम ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं कि एट्रियल और वेंट्रिकल का जो ब्लड है उसमें फ़र्क क्या है। हम ये कहते हैं कि एट्रियल ब्लड ऑक्सीजनेटेड है और वीनस ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। आपने ये याद रखना है कि हम बात करते हैं कि एट्रियल ब्लड के अंदर जो होता है ना, वो 50% या 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और 54 ml जो है ना वो ऑक्सीजन का होता है, ठीक है जी। आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि जो है ना, सॉरी, इस चीज़ को थोड़ा आसान कर लेते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो ब्लड की क्वांटिटी है ना, अगर वो वीनस ब्लड है, वीनस ब्लड है, तो हमने ये कहा कि 50, अगर वेन्स का ब्लड है तो उसमें हम कहते हैं कि 54% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अंदर 50% जो होगी वो ऑक्सीजन होगी। तो हमने इसको वेनस ब्लड कहा है। और अभी हमने कहा है पहले ही इससे कि एट्रियल ब्लड के अंदर 54% जो है वो ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो 50% है। तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है
कि फ़र्क कहाँ पे आ रहा है। फ़र्क आ रहा है सिर्फ 4% का। ठीक है, कि फ़र्क आपको किस चीज़ का आता है, फ़र्क यहाँ पे पड़ रहा है सिर्फ इस 4% का। कि अगर आप वीनस ब्लड की बात करते हैं तो ये डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड क्यों? क्योंकि इसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने क्यों कहा है? क्योंकि इसमें 4% जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है। ठीक है, सो ये हमारा एक चीज़ था। तो हम यही कहते हैं कि अगर आप देखें तो 50 ml जो है ना, अगर आप 100 ml ब्लड की बात करते हैं तो वीनस ब्लड के अंदर एट्रियल में क्या है कि 50 कार्बन डाइऑक्साइड और 54 क्या है, ऑक्सीजन। और अगर आप वीनस में देखें तो 54 कार्बन डाइऑक्साइड और 50 ऑक्सीजन। यानी फ़र्क किसका आ रहा है, 4 का, यानी 4 ml का। तो वीनस ब्लड में 4% कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और एट्रियल ब्लड के अंदर या आर्टरीज़ में 4% ऑक्सीजन ज़्यादा है। सो ये डिफरेंस होता है। तो दैट वाज अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने गैसेस का डिस्कस करना था। तो हमने पहले थोड़े से रीज़न डिस्कस किए कि एक्सचेंज होती क्यों है, फिर हमने ट्रांसपोर्ट देखी है। ठीक है, जो मैंने आपको कहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एमसीक्यूज़ के लिए है, और ये बाकी 3 फैक्टर्स इसके डिफरेंट तरीके से आपसे शॉर्ट में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग के पार्ट में भी आ सकता है, और ये चीज़ भी आपको जस्ट एमसीक्यू के लिए करनी है, लास्ट वाले पॉइंट। आई होप को आपको लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहें और आप आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।